स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, बहुत दिनों से आपका वीडियो क्लासेस नहीं हो पाया था क्योंकि समय का थोड़ा सा कमी है, लेकिन डेट अगर बढ़ता है तो जितने भी नोट्स आपके दिए गए हैं अधिकांश के मैं वीडियो क्लासेस धीरे धीरे आपको प्रदान कर दूंगा। नहीं बढ़ता है तो सिर्फ टफ सेक्शन का ही वीडियो क्लासेस या ऑडियो क्लासेस मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है मैं एट ए टाइम दूर कर ही देता हूं। आज हम लोग जो बात करने आए हैं वह डेविस और पेंका पर बात करने आए हैं। देखिए, ये दोनों टॉपिक जो है इस बार के लिए मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, डेविस एंड पेंका। खास करके डेविस और दूसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, डेविस और पेंका के बीच तुलना। उधर पीटीटी और सीडीटी के बीच तुलना को आपने पढ़ा था, तो तुलना के सभी बिंदुओं को मैंने नोट्स में दे दिया है, उससे आप अच्छी तरह से समझें और पढ़ने का प्रयास करें, उसको आंसर राइटिंग करें तो सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। धीरे धीरे कोई भी टॉपिक को जब आप बार बार स्टडी करना शुरू कर देते हैं, हर कन्फ्यूजन जो है एक तरह से छूमंतर होने लगता है। क्लियर? आज हम लोग डेविस और पेंका पर बात करेंगे। दोनों बहुत सिंपल है। भूदृश्य चक्र आपने देखा ही होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चक्र में नदी को आधार बनाया जाता है क्योंकि यह सबसे सॉफ्ट होता है, सारे चक्रों को यह समझाने में मददगार होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इसकी होती है नदी के अपरदन चक्र की, कि यह अपने क्षेत्र में ही प्रभावी नहीं होता बल्कि कई मामलों में आपने देखा पढ़ा कि पवन क्षेत्र में भी कुछ मामलों में प्रभावी हो जाता है, कुछ मामलों में आप देखते हैं हिमानी क्षेत्र में भी प्रभावी हो जाता है। तो डेविस और पेंका के मत में काफ़ी अंतर थे, हालांकि मूल रूप से मैं इसे एक ही मानता हूँ, विशेष कोई भी अंतर नहीं था। लेकिन जब आप फ्रंट में देखिएगा, अपीयरेंस के अनुसार देखिएगा तो निश्चित रूप से काफ़ी अंतर थे। यानी कि जो मेंडल वाले में मैंने बताया था, फिनोटाइपिकली अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस हैं। अगर जेनेटिक रूप से देखते हैं, जीनोटाइप के रेशियो के रूप में देखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे इसके डायग्राम को कैसे एक्यूरेट बनाएं, पेंका और डेविस के। तो अगर दोनों के डिफरेंस को हल्के फुल्के तरीके से आप समझ लेते हैं तो डायग्राम भी बनाना काफ़ी सरल हो जाएगा। देखिए, डेविस ने कहा था भौगोलिक चक्र, यानी कि एक पेनिप्लेन, एक मैदानी इलाका आपको दिया गया था, है ना, जिसमें कोई भी उच्चावच नहीं था, कहीं कहीं कठोर चट्टान मोनेडोनक के रूप में खड़े थे जो अपरदित नहीं हो पाए थे, लेकिन समय के साथ उनका भी अपरदन होगा और वो वेनिश कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब पूरी तरह से पेनिप्लेन की परिकल्पना, आदर्श परिकल्पना जो है प्राप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए कि पेनिप्लेन किसी नदी ने प्राप्त कर लिया या पूरे भूखंड पर पेनिप्लेन प्राप्त हो गया, क्योंकि अंतर्जात शक्तियों के द्वारा भूखंड पर विषमता उत्पन्न की जाती है और बहिर्जात शक्तियों के द्वारा भूकंप की जो विषमता होती है, पहाड़ पठार वगैरह को कटिंग कर करके उसको पेनिप्लेन में बदला जाता है। ये केवल नदी जो है आदर्श रूप में है, इसका अर्थ नहीं कि ये काम जो है सिर्फ नदी का है, सभी मिलजुल करके करते हैं। ये काम सिर्फ नदी घाटी में होता है ऐसा भी नहीं बात है, पवन क्षेत्र में भी होता है, हिमानी क्षेत्र में भी होता है, ये नॉर्मल सा बात है। जब डेविस के हम भौगोलिक चक्र की बात करते हैं तब इन्होंने भी कहा था, चक्र का अर्थ होता है एक पेनिप्लेन मैदान पुनः पेनिप्लेन मैदान में बदल जाना। पहला एक पेनिप्लेन मैदान था जिसमें अंतर्जात शक्तियों के कारण पहाड़ बन गए, पर्वत बन गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि नदियों ने फिर से उसको प्लेन कर दिया, पेनिप्लेन मैदान फिर से तैयार हो गया, इसे एक चक्र कहा जाता है। तो ये आखिर चक्र जो है, ये भूदृश्य जो है, अलग अलग भूदृश्य, ठीक है, लैंडस्केप्स आखिर प्राप्त कैसे होते हैं। क्लियर? तो उसी चक्र को व्याख्या किया अपने तरीके से डेविस ने, पेंका ने अपने तरीके से किया। दोनों ने अलग अलग वर्ड्स का यूज किया, शब्दावलियों का यूज किया, बस यही अंतर है। तो इन्होंने कहा, डेविस ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आज जो आप भूदृश्य देख रहे हैं, लैंडस्केप देख रहे हैं, है ना, वो किसका परिणाम है? तो ये स्ट्रक्चर का परिणाम है। SPT मैंने बताया था ना, ट्रायो, डेविस का ट्रायो, SPT
स्ट्रक्चर, प्रोसेस प्रक्रिया, टाइम। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है चट्टान का स्ट्रक्चर, है ना, कि चट्टान का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। प्रोसेस का अर्थ होता है वो सारी अपर्दनकारी शक्तियाँ, विंड हुआ, पानी हुआ, हिमानी हुआ या सी वेव्स हुआ, सभी मिलजुल करके जो प्लेन करने की प्रक्रिया में जुड़ी जाती हैं उसको प्रोसेस कहा जाता है। टाइम को एक जोड़ दिया था डेविस ने, इसका प्रबल विरोध जो है पेंका के द्वारा किया गया था। जब ये प्रोसेस का हम लोग बात करते हैं, टाइम का जब हम लोग बात करते हैं तो डेविस का कहना था कि समय लगता है ना, हर चीज़ में समय लगता है, समय अगर रुक जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पेंका का कहना था ऐसा नहीं होता है ना, अगर आपका कंडीशन नहीं है, उत्थान अपर्दन की प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं किसी भी कारणवश से, तो समय जितना भी बीत जाए, है ना, लैंडस्केप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर? ये एक आपका मूल डिफरेंस था, ऐसा है समझ गए होंगे। कुछ कंसेप्ट जैसे आपने देखा था पृथ्वी के उत्पत्ति वाले सेक्शन में, उस टॉपिक में, तो यहाँ पर भी कुछ एजम्पशंस, जिसको परिकल्पनाएं अपने मॉडल को देने के लिए डेविस ने कुछ अपने परिकल्पनाओं को स्वीकार पहले ही दे दिया कि ये पहले होना चाहिए तब हमारा सिद्धांत सही है। इन्होंने कहा कि उत्थान पहले होता है, उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद अपर्दन की क्रिया शुरू होती है। क्लियर? यानी कि थोड़ा सा अजीब टाइप का था कि पृथ्वी में ऐसा संभव ही नहीं है कि पहले उत्थान होगा फिर अपर्दन का क्रिया शुरू होगा। सब सारी क्रियाएं जो हैं, उत्थान मीन्स चट्टानों का उत्थान, भूतल का उत्थान, सारी प्रक्रियाएं जो हैं एक साथ चला करती हैं। इसका भी विरोध पेंका ने किया था। दूसरा, इन्होंने कहा कि उत्थान जो है अत्यंत तीव्र गति से होता है ना। मैंने आप बस घर से बाहर निकले हैं, कल कुछ नहीं था, अचानक निकले तो देख रहे हैं आपके घर के बाहर जो है पे एक पहाड़ टाइप का ऊंचा ज़मीन हो गया है ना। पेंका ने इसका भी विरोध किया था कि उत्थान जो है स्पीड नहीं हो सकता है, ठीक है, वो धीमे धीमे होता है शुरुआती दौर में। हालांकि बाद में उन्होंने भी कहा था कि उत्थान की प्रक्रिया तीव्र होती है, कुछ मजबूरी रही होगी, अन्यथा वो न पेंका अपने सिद्धांत को कुछ प्रूफ कर पाते न डेविस कर पाते, है ना। तो ये सब आपका शुरुआती दौर था। इसके अलावा और भी जो मत संकल्पनाएं हैं, जो प्री एजम्पशंस हैं, जो डेविस ने ये किया था, वो नोट्स में लिखा ही हुआ। सिंपल है कि किसी भी जगह के स्थल रूप में पर्यावरणीय शक्तियों का, पर्यावरणीय कंडीशंस का स्थान होता है, अंतर्जात बहिर्जात बलों दोनों का योगदान होता है। सब सिंपल है ना। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पर, डेविस के डायग्राम पर। उसको बनाने के दौरान आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि कभी गलत हो ही नहीं सकता है, उसको देखिए। देखिए, डेविस के डायग्राम में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का। बेस चाहिए, है ना, आधार तल। डेविस ने जो पहले कहा था कि उत्थान होता है, तो उन्होंने क्लियर कह दिया था कि उत्थान का जो अवस्था होगा वो कहीं से भी, जो उनका भौगोलिक चक्र है, जो ग्राफिकल साइकिल है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे, है ना। क्या कहा था? उत्थान तीव्रता से होता है। उत्थान दिखाना है, दो लेना है। क्यों लेना है मैं बताता हूँ, है ना। दो लाइन क्यों लिया जाता है मैं बता रहा हूँ। उत्थान जब तक हुआ अपर्दन नहीं हुआ, उसके बाद उत्थान इनके अनुसार रुक जाता है। हालांकि बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि उत्थान रुकता नहीं है, धीमी गति से होता रहता है। लेकिन इसको इसलिए मैंने शामिल नहीं किया अपने जियोग्राफिकल साइकिल में, क्योंकि हमारा जियोग्राफिकल साइकिल जो सिंपल था वो फिर जटिल बन जाता है। क्योंकि उत्थान और अपर्दन के बीच फिर एक रिलेशन बनाना पड़ता, जो कि निश्चित रूप से इस मॉडल को कॉम्प्लेक्स कर दे सकता था, जिससे पेंका का हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा
कि तरुणावस्था शुरू होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था शुरू होता है और लास्ट में जीर्णावस्था शुरू होता है ना। 3 अवस्था को, यही तीनों जो है आपका ज्योग्राफिकल साइकिल में इनका शामिल है, डेविस का, बस यही 3 शामिल है, वो शुरू वाला नहीं शामिल है। यहाँ पर इन्होंने कहा, ठीक है, कि ऊपर का जो विभाजक को समझ लीजिए, जल विभाजक को समझिए। जब 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, तो अपना अपना एक इलाका होता है ना, अपने इलाका में ही प्रवाहित होती हैं। सामान्य रूप से पर्वत जो है जल विभाजक का काम करते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत को माना जाता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के नदियों के बीच जल विभाजक का वर्क करता है। यह माना जाता है कि धीरे धीरे जो यमुना और अन्य सहायक नदियां हैं, गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं, और इधर जो नर्मदा तापी हैं, ये धीरे धीरे कटिंग करके वो जो जल विभाजक है विंध्याचल टाइप का, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो जल विभाजकों के बीच में ही नदियों का प्रवाह होता है और धीरे धीरे जल विभाजकों का कटिंग करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। जब भी नदी का प्रवाह होता है, प्रदन में आपने पढ़ा कि एक तो उसका गहराई बढ़ता है, दूसरा उसका चौड़ाई बढ़ता है ना। और भूदृश्य चक्र में भी मैंने इसीलिए स्पेशली लिख दिया था अच्छी तरह से, ताकि डेविस और पेंका में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, है ना। तो ये जो बीच में आप देखते हैं उठा हुआ भाग, ये जल विभाजक कहलाता है, जिसको हम लोग अपर कर्व से दिखाएंगे। ये जो है आपका जल विभाजक के लिए है, और ये जो है नदी का घाटी का, नदी का तल्ली के लिए है ना, क्योंकि वो 2 तरफ से नदी कटिंग करती है। एक साइड, तो साइड में किसको काटेगा, तो जल विभाजक को काटेगा। नदी तल्ली में किसको काटेगी, तो अपना जो लोअर कर्व है नीचे, और इसका टारगेट जो होता है बेस लेवल गेन करना। ग्रेडेड रिवर का टारगेट क्या होता है, MSL को गेन करना, और इसका जो बेस लेवल मैक्सिमम होता है समुद्र तल होता है, यानी कि समुद्र का जल का ऊपरी तल है, उससे ज़्यादा गहरा वो कटिंग नीचे नहीं कर सकती है। जब वो अंदर काटना चाहती है नदी, क्लियर, और दूसरा ऊपर की ओर काटना चाहती है, तो ऊपर जब कटिंग होता है तो नदी चौड़ा होता है, अंदर कटता है तो नदी गहरा होता है। डेविस का कहना था तरुणावस्था में नदियां जो हैं छोटी छोटी होती हैं और ये गहराई ज़्यादा करती हैं, न कि चौड़ाई, यानी कि जल विभाजकों का ज़्यादा कटिंग नहीं होता है, ज़्यादा अंदर कटिंग होता है ना, क्योंकि उसकी परिवहन क्षमता अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है ना, हर चीज़ अधिक होता है, और भी आकार की घाटी बनाती है ना। तो साइड में कम कटिंग होता है और नीचे में ज़्यादा कटिंग होता है, इसलिए गहराई ज़्यादा बढ़ता है। तो फर्स्ट अवस्था में क्या डेविस ने बताया कि ऊपर कटिंग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसको क्या करना है, पूरा अगर सीधा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हल्का हल्का ऊपर भी कटिंग कर रही है नदी, इसीलिए इसको क्या करना है, हल्का सा डाउन करना है ना। यहाँ जैसे पॉइंट है तो यहाँ पर ले लीजिए, हल्का सा डाउन कीजिए, और ये जो नदी कर रही है तरुणावस्था में गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, इसको जो है इसके अपेक्षा ज़्यादा डाउन लेना है। इसी चीज़ को परीक्षक चेक करेगा आपके डायग्राम में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि गहराई का जो है लेवल, जो गहरा करने का वर्क है वो कम होता है, नदियों की परिवहन क्षमता घट जाती है, वो अपने जो अवसाद हैं, अपने जो जलोढ़ हैं सारे को छोड़ने लगते हैं, निक्षेपित करने लगते हैं। नदियों का चौड़ीकरण ज़्यादा होता है, रिवर्स जो है मुख्य नदियां जो हैं वो ग्रेडेशन की ओर बढ़ जाती हैं, इट मीन्स क्रमबद्ध हो जाती हैं, इट मीन्स सी लेवल के करीब करीब आ जाती हैं।
ये सेक्शन जो आप ऊपरी देखते हैं जल विभाजकों का तेजी से कटिंग वो करने लगते हैं, तो ये सेक्शन जो है आपका इस बार क्या होगा, तेजी से डाउन होगा और उसके अपेक्षा गहराई जो है बहुत कम आपका होगा नीचे भी होगा, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले में स्पीड था तरुणावस्था में, वो स्पीड इस बार नहीं मिलेगा, है ना। ये हुआ प्रौढ़ावस्था, यहाँ पर बहुत स्पीडली कटिंग हुआ, यहाँ पर गहराई जो है एक गहराई को प्रकट कर रहा है ना। बस सिंपल एलसी क्या चीज को, गहराई को, यूसी क्या चीज को प्रकट कर रहा है, ऊंचाई को, यू से आपका ऊंचाई, है ना। अब जब जीर्णावस्था आता है तब क्या होता है ना, तो गहराई जो है करने का गति जो है लगभग आपका घट जाता है, बहुत घट जाता है, क्लियर, नहीं के बराबर। लेकिन जो आपका चौड़ीकरण का प्रक्रिया है नदी का, यानी कि अपर कर्व को जो थोड़ा बचा खुचा है उसको कटिंग करके साफ कर दिया जाता है, ताकि जो लक्ष्य है पेनिप्लेन का वो गेन किया जा सके, क्लियर। तो गहराई जो है आपका नहीं के बराबर होता है, बेस लेवल को लगभग प्राप्त कर लेती है नदियाँ, चौड़ाई आपका बढ़ता है, यानी कि अपर कर्व को कटिंग किया जाता है। तो ये जो आपका है इसको ध्यान दीजिए, ये जो हम बनाएंगे ये जो है आपका क्लियरली जल विभाजक हो गया, ये सब पहाड़ सब है और ये नदी का घाटी है जिसमें ये प्रवाह कर रही है नदी, क्लियर। अब जैसे जैसे आपका कटिंग होता है ऊपर की ओर, तब यहाँ पर क्या होता है, जब पेनिप्लेन गेन कर लिया जाता है, संप्राय मैदान की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जब संप्राय मैदान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो जो जल विभाजक थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के रूप में हो सकते हैं, ऊंचे पठार के रूप में हो सकते हैं, उनका अस्तित्व जो है खत्म होने लगता है, सिमटने लगता है। वे कुछ पहाड़ियों के रूप में आपको उस संप्राय मैदान में, उस पेनिप्लेन में जगह जगह दिखेंगे, है ना। डेविस अमेरिका के थे, अमेरिका के धरातल का स्टडी किया था अलग अलग नदियों के तटों का, तो वहाँ पर ऐसे ऊंचे ऊंचे कठोर शैलों के चट्टान, पहाड़ी, सिर्फ चट्टान ही नहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बचे रह सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि वे चट्टान जो है अत्यंत मजबूत होते हैं, उसको मोने डोनाक कहा जाता है ना। उसी आधार पर पूरे विश्व में उन्होंने मोने डोनाक कहा, जब भी ऐसे अवशेष बचे हुए रह जाते हैं प्रौढ़ावस्था के बाद जब जीर्णावस्था आता है। बाकी जो विशेषता है तरुणा का या फिर प्रौढ़ा का या जीर्णावस्था का वो सेम है। एक चीज़ और समझने के लिए यहाँ पर है, निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई, है ना। ये सब माउंटेन है, क्लियर। ये सारा माउंटेन आप देख रहे हैं जो कि बाद में पहाड़ी और चट्टान में बदल गया पेनिप्लेन में, जैसे जैसे आगे बढ़ा नदियों ने उसका सफाया कर दिया, है ना, जिसको मोने डोनाक कहा गया। तो ये जो पहाड़ी है, तो निरपेक्ष ऊंचाई हम किसको बोलेंगे, नदी जहाँ पर बहती है, ओके, और जो इसका जल विभाजक है पहाड़ी है, ये दोनों का हाइट को क्या बोलता है, सापेक्षिक ऊंचाई, रिलेटिव हाइट, क्लियर। नदी का घाटी और उधर मैक्सिमम पहाड़ की ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्षिक ऊंचाई, रिलेटिव हाइट, ओके, रिलेटिव अल्टीट्यूड। उसके अलावा ये जो बेस लेवल आप देख रहे हैं, ओके, जिसको गेन करना इस नदी का लक्ष्य है कि हम कटिंग कर करके यहाँ तक पहुँचना है हमको, है ना। उस बेस लेवल से अगर हम जल विभाजक के हाइट की बात करते हैं, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट हाइट, निरपेक्ष ऊंचाई।
समझ गए होंगे। निरपेक्ष ऊंचाई, सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई नदी का तल्ली अभी जितना है ना, भविष्य का हमने बात करें, वर्तमान का अभी जितना है, उसका जो कटिंग करने का ऊपर का टारगेट और नदी का तल्ली का डिफरेंस। ओके, और जो ऊपर का टारगेट है, सर्वोच्च बिंदु है जहाँ तक कटिंग करना है, और सबसे नीचे का बिंदु जहाँ तक कटिंग करना है, उन दोनों के हाइट को एब्सोल्यूट हाइट कहा जाता है, निरपेक्ष हाइट कहा जाता है। सापेक्ष हाइट और निरपेक्ष ऊंचाई को आपको हर चरण में लिखना बहुत ज़रूरी है। एक साथ भी लिख सकते हैं तालिका बना के, जब आप प्रोढ़ा जीर्णा सारा का विवरण दे रहे हैं वहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों जगह भी लिख सकते हैं। बाद में एक तालिका बना के लिख दीजिएगा, बहुत सुविधा होगा। बेहतर होगा आप तालिका बना के लिख दीजिए, बीच में मत लिखिए। हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेटिव हाइट का और एब्सोल्यूट हाइट का, तो यहीं पर अंतर होता है पेंका और डेविस में। अब यहाँ पर देखिए, ये बेस लेवल है। डेविस ने कहा उत्थान यहाँ रुक गया, पहले उत्थान हुआ फिर रुक गया, उसके बाद ही अपर्दन होगा। उत्थान हुआ, रुक गया, उसके बाद ही अपर्दन होगा। एक लाइन दिमाग में घुसा लीजिए डेविस का। जब यहाँ रुक गया है, और आप जानते हैं ये जो हमारा बेस लेवल है से हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट हाइट, निरपेक्ष ऊंचाई। तो निरपेक्ष ऊंचाई जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक जो था वो अधिकतम था, इससे ऊंचा नहीं होना है, क्योंकि उसको डेविस ने कहा कि अब उत्थान होगा ही नहीं, तो निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ने का सवाल ही नहीं। ठीक है। अब क्या होता है कि फिर डेविस कहते हैं कि तरुणावस्था में क्या होता है, तरुणावस्था में कि जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत कम कटिंग होता है, क्लियर। तो ये लगभग जो है आपका स्थिर रहता है, एच, है ना, एब्सोल्यूट हाइट। या लिख सकते हैं कि नगण्य कमी आती है, बहुत कमी आती है, क्योंकि नदी उस समय व्यस्त रहती है गहराई करने में, चौड़ाई से उसको मतलब उस समय नहीं रहता है तरुणावस्था में। अब दूसरा लेवल पर हम जब आते हैं कि आखिर RH क्या होगा, तो डेविस ने तो बता दिया ये फिक्स हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है एब्सोल्यूट हाइट में। अब RH जो होता है नदी का तल्ली और यहाँ तक का ऊंचाई, वही ना रिलेटिव हाइट होता है। तब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, गहराई तो बड़ा तेजी से हो रहा है ना, काफ़ी फास्ट चल रहा है गहराई। तो गहराई जब भी बढ़ेगा, ऊपर फिक्स है, ओके, ऊपर फिक्स है और गहराई नीचे हो रहा है ना, ऊपर फिक्स है और गहराई नीचे हो रहा, तो क्या होगा, सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ेगा। तो इस अवस्था में ये लगभग फिक्स रहता है और ये जो है आपका बढ़ता है ना। अगर आप यहाँ लिख देंगे एब्सोल्यूट हाइट में कि हल्की फुल्की कमी आती है, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था में, है ना। तो इस जगह आप देख रहे हैं कि रिलेटिव हाइट जो है आपका बढ़ रहा है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, ये भी घटने लगता है, और ये इसका जो दर था, नदी का तल्ली का जो अपर्दन का दर था वो तो डाउन हो गया, क्लियर। पहले इतना गहराई नहीं हो रहा था और ऊपर से भी घटना शुरू हो गया, तो रिलेटिव हाइट जो था वो क्या होगा, घटेगा। और जहाँ तक एब्सोल्यूट हाइट का बात है, क्लियर, ये भी घटेगा, दोनों घट गया, है ना, एच और RH दोनों घट गया। थर्ड राउंड में क्या होता है, वहाँ पर RH रिलेटिव हाइट जो है आपका काफ़ी तेज़ी से घटने लगता है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कटिंग जारी है और नीचे जो है कटिंग नहीं के बराबर हो रहा है। एब्सोल्यूट हाइट भी घटना लाजमी है ना, जो बचा खुचा रहता है जल विभाजक वो पूरी तरह से कटिंग कर दिया जाता है। तो डायग्राम बनाने के दौरान आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर से आपका हल्का सा नीचे, ये नहीं कि यहाँ तक कर दीजिएगा काट देगा,
है ना, और ये तेजी से डाउन होता हुआ दिखना चाहिए, क्लियर, सेकेंड राउंड में। और यहाँ पर ये तेजी से डाउन होता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ पर दोनों डाउन होगा और लास्ट में मोनेडोनॉक बच जाएगा, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, है ना। तो ये था आपका डेविस का। चलिए पेंका वाला देख लेते हैं। पेंका का जब हम लोग बात करते हैं तो डेविस से क्या क्या डिफरेंस था उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है आपको, है ना। तो उससे ही लगभग उत्तर मिल जाएगा। लेकिन पहला जो पूरे डायग्राम को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने समय को महत्व नहीं दिया था। उत्थान कितना स्पीड से हो रहा और अपर्दन कितना स्पीड से हो रहा, अपर्दन के बाद परिवहन का क्या रेट है, इन सारे के बीच एक जटिल संबंध के द्वारा जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन जब सावधानी से आप इसको स्टडी करेंगे तो उसका भी कुछ नहीं है। बाकी जो डिफिनेशन है निरपेक्ष ऊंचाई का, सापेक्ष ऊंचाई का, यहाँ के लिए भी 100% सेम है। लेकिन उन्होंने जो तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था वर्ड यूज किया था, उसकी जगह आप नोट्स में देखेंगे आप हस्ती जिंडे इंटिव कलुंग, ओके। तरुणावस्था को इन्होंने इस टाइप का नाम कुछ दिया था, ग्लिक फार्मिंग इंटिव कलुंग, क्लियर। ये जर्मन वर्ड है इसलिए ऐसा लग रहा है आप लोग को। इसको स्टार मार्क दे दीजिएगा। आवस्थी, अपहस्ती था ना वहां पर, यहां पर आवस्थी जिंडे इंटप कलुंग, ये सेम होगा, है ना। आफस्ती जिंडे इंटप, तो ये 3 विकास की अवस्था इसका नाम उन्होंने दिया था, विकास। इंटिव कलुंग का अर्थ ही होता है जर्मन भाषा में डेवलपमेंट, विकास, है ना। तो इसके अनुसार ही इन्होंने 3 पार्ट में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक शुरुआत, प्राइमरम्प, एक इंडरम्प देने, 2 कंसेप्ट को लिया था, है ना। इनका कहना था कि उत्थान जो है शुरू में बहुत धीमी गति से होता है, फिर तीव्र गति से होता है, और जैसे ही उत्थान हो जाता है स्थलखंड का, अपर्दन की क्रियाएं भी शामिल हो जाती हैं, क्लियर। और फिर उत्थान जो है उसका जो गति है वो थोड़ा सा कम होता है, और लास्ट में उत्थान का गति बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले उत्थान जो है धीमी गति से हुआ, फिर तीव्र गति से हुआ, उसके बाद समान गति से यानी कि सामान्य गति से हुआ, लास्ट में पुनः धीमी गति से होने लगा, है ना। तो अपर्दन का क्रिया जो उत्थान का दर जो था शुरू में हावी था, बाद में अपर्दन का दर हावी हो गया। शुरू में जब उत्थान का दर हावी था तो अपर्दन के बावजूद जो भूमिखंड है वो ऊपर उठता जा रहा था, लेकिन जब सेकेंड राउंड आता है और उत्थान का दर अपर्दन का दर बराबर हो जाता है तो भूमि का ऊपर उठना बंद हो जाता है ना, क्योंकि अपर्दन भी उतना हो जा रहा है जितना उत्थान हो रहा है। लास्ट में जब आपका उत्थान का जो दर है वो अपर्दन के दर के अपेक्षा डाउन हो जाता है ना, तो अपर्दन की शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और पेनिप्लेन में, हालांकि वो अलग नाम दिए थे, है ना, तो पेनिप्लेन टाइप का एक आकृति में पूरा चेंज कर देती है, क्लियर। कंसेप्ट वही था लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है, खास करके पेंका के सेकेंड राउंड जो है ना, सेकेंड राउंड जो था आपका
GE ग्लिक फार्मिंग इंटिवक्लुंग, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, उस पर केवल आपको कमांड करना है। और उत्थान दर और अपर्दन दर को कैसे वो दोनों आपस में रिलेशन है, उसको अगर आपका दिमाग में बैठा लेते हैं आप, तो फिर पेंका के लिए अब कोई समस्या फिर नहीं है, उसको डायग्राम से ही आप बैठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेस लेवल है, जैसे आपका वहाँ था यहाँ भी बेस लेवल है ना। जहाँ डेविस ने कहा था बेस लेवल के पास ही, है ना, बेस लेवल के पास ही आपका पेनिप्लेन बनता है, पेंक ने कहा, कहीं पेंका भी लिखा रहता है, कहीं पेंक भी, कि ऐसा नहीं है ना। बेस लेवल गेन करना कोई ज़रूरी नहीं कि बेस लेवल गेन करने के बाद ही संप्राय मैदान टाइप का मैदान प्राप्त हो, है ना, उससे ऊपर भी गेन हो सकता है। तो चलिए डायग्राम से ही समझ लेते हैं, लेकिन सापेक्षिक और निरपेक्ष ऊंचाई को बार बार देखिएगा, जो डेविस वाले में बताए हैं। सापेक्षिक ऊंचाई क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई क्या है, ये कंफ्यूज हो गए तो डेविस पेंका कभी नहीं लाइफ में समझ पाइएगा, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है और एग्जाम में इससे बाईपास करके निकल भी नहीं सकते हैं। ये दोनों तो देना ही होगा, क्योंकि सारी की सारी अवस्थाएं यही सापेक्षिक एच और आर एच पर निर्भर है। प्राइमर रंप, इनका कहना था कि स्थलखंड जो है बहुत धीमी गति से उत्थान होता है। सटा दीजिए जितना भी बेस लेवल से, सब चलेगा। क्लियर। प्राइमर रंप, उसके बाद क्या होता है, प्राइमर रंप की स्थिति जब पार होती है तब तीव्र गति से उत्थान होता है। क्लियर। उसके बाद उत्थान जो है लगभग सामान्य दर से होता है ना। और उसके बाद कोई अंतर नहीं है दोनों में। क्या ध्यान रखना है डायग्राम बनाते समय, वो मैं बता देता हूं। क्या क्या ध्यान रखना है, बस इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकें। इंडरम्प का अर्थ होता है अंत वाला। देखिए बेस लेवल से काफ़ी ऊपर है, और डेविस का आपको यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं। दिखा क्या सकते हैं, जितना हो सके बेस लेवल से सटा के दिखाइए। डेविस वाला इसको उठा के दिखाइए, है ना। इनको उससे मतलब नहीं, पेंक को था कि आधार तल जो है प्राप्त करना जरूरी है। वो आधार तल से काफ़ी ऊपर, यानी कि नीचे बहुत सारा मैटर कटिंग करने को रहेगा, उससे पहले ही वो संप्राय मैदान कोई भी नदी बना सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। प्राइमर रंप में उन्होंने कहा, शुरुआत में उन्होंने कहा कि उत्थान जो है बहुत ही धीमी गति से होता है। उसके बाद ही इन्होंने कहा कि उत्थान जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है फिगर से ही, डायग्राम से ही, उत्थान जो है काफ़ी तीव्र गति से हुआ। तो इस काल में क्या क्या विशेषताएं थी, है ना, उन सारे विशेषताओं को आप लिख सकते हैं जो आपने भूदृश्य चक्र के प्रारंभिक अवस्था में, तरुणावस्था में, डेविस के तरुणावस्था में लिखा था। उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जैसे स्ट्रक्चरल बेंचेस जो था, है ना, सोपान वेदिकाएं जो थीं, सारे के बारे में इन्होंने, पिडमान ट्रेपेन उसको नाम दे दिया गया। तो हर चीज़ को इन्होंने माना है। तरीका इनका जो है कि लैंडस्केप कैसा दिखेगा, इनका तरीका थोड़ा सा अलग था, है ना। जल विभाजक जो हैं, जल विभाजक को भी इन्होंने दिखाया था। इसको आप यहां बस डबल खाली कर दीजिएगा सिंपल में। डबल क्यों करना है उसका भी कारण समझा देते हैं। इधर नहीं भी कीजिएगा चलेगा, यहाँ पर कर दीजिएगा डबल। जहाँ बड़ा बड़ा जल विभाजक है
उतना दूर में जरूर कर दीजिएगा। क्यों करना है वो भी बता देंगे। यहाँ आपका तीव्र गति से उत्थान हुआ, ठीक है, और इनका कहना था कि उत्थान के साथ ही अपरदन का काम शुरू हो जाता है। उन्होंने सॉफ्ट बनाने के लिए सिद्धांत को क्लियर कह दिया था डेविस ने, उत्थान रुक गया तब अपरदन शुरू हुआ। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जटिल बन जाएगा मॉडल, इसका अर्थ थोड़ी है कि हम गलत चीज़ बता देंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि जब जैसे ही उत्थान हो गया है भूमिखंड में, अपरदन क्रियाओं ने भी वर्क करना शुरू कर दिया, है ना। अब इसको आप कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए किसी एक जल विभाजक को यहां पर लीजिए, है ना। यहां से नदी प्रवाहित हो रही, ये शिखर है, जल विभाजक का हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा बेस है ना, जहां तक नदी मैक्सिमम कटिंग कर सकती है ग्रेडेड होने के लिए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है, जो तरुणावस्था में आपने देखा था, है ना, ये आफस्त जिंडे इंटबकुलुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटबकुलुंग, अवस्थी जिंडे इंटबकुलुंग, स्टार मार्क दे दीजिए। यहाँ आप देखे थे तरुणावस्था में कि कटिंग जो है फास्ट होता है और इधर कटिंग नहीं होता है। सिंपल, नदी की गहराई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि जल का चौड़ाई नहीं बढ़ती है क्योंकि जल विभाजकों का कटिंग नहीं होता है। जब तक जल विभाजकों का कटिंग नहीं होगा नदी की चौड़ाई बढ़ ही नहीं सकती है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, पहला चीज तो ये आपको क्लियर कर देना है कि इसका कटिंग जो है कम हो रहा है और इसका कटिंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नदी गहरी होगी लेकिन चौड़ी नहीं होगी। डेविस से एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं लेना है। टेंशन अब लेना है ना, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है, क्लियर, ये जो पूरा पार्ट है इनका कहना है पेंक का, है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसी से यहाँ लिए हैं, ये सिर्फ यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ कटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है ये उत्थान भी हो रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है। क्लियर, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। केवल यही काम नहीं हो रहा है, जो डेविस का काम है उसको तो आप शामिल कर दीजिए। क्लियर, कि नीचे गहरा बढ़ रहा है और ये जो जल विभाजक है उसका कटिंग नहीं हो रहा, उसको तो आंख मूंद के लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको लिखना है कि पेंक ने कहा कि इसका जो है हाइट बढ़ रहा है ना, इसका जमीन जो है बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तब इसका क्या परिणाम होगा। अब देखिए, ये शिखर है घाटी का, ये नदी का तल्ली है। मान लीजिए इसका उत्थान जो है नहीं होता, डेविस के मामले में जैसा था, मान लीजिए शिखर का उत्थान नहीं होता, ठीक है, तब क्या होता, एब्सोल्यूट हाइट नीचे से यहाँ तक वो फिक्स रहता। लेकिन यहाँ पर पेंक ने क्लियर किया इसका उत्थान हो रहा है और कटिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एच जो है, एब्सोल्यूट हाइट जो है बढ़ रहा है। ओके, कोई कंफ्यूजन। क्यों बढ़ रहा है एब्सोल्यूट हाइट, क्योंकि इसका उत्थान हो रहा है और कटिंग नहीं के बराबर हो रहा है। ज्योग्राफी में या कहीं भी लाइफ में नहीं टाइप का 100% कुछ नहीं होता है, न ही हाँ टाइप का कुछ भी 100% होता है। एब्सोल्यूट हाइट जो है क्यों बढ़ रहा है आपका फर्स्ट स्टेप में, आफस्ती जिंदे इंटिव कलूंग, आफत से जिंदे माने आफत की तरफ बढ़ रहा है ना, माने बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस टाइप का कुछ सोच सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया।
अब दूसरा हमको क्लियर करना है RH, रिलेटिव हाइट, जो नदी का घाटी और शिखर, ठीक है, इसका डिफरेंस से है। तो इसके लिए बस एक ही कंसेप्ट काफ़ी है कि ये जो चरण है, फर्स्ट चरण जो है आफस्ती जिंडे इटिम कलुंग, ये आफत किसके लिए है? ये आफत स्पीड किसका है? उत्थान का है, पर्दन का नहीं, है ना। मानते हैं कि यह पर्दन हो रहा है और तरुणावस्था में नदियां जो हैं तेजी से पर्दन करती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन पेंका ने क्लियर कर दिया है आपको पहले ही कि उत्थान का दर जो है, उठने का दर जो जमीन का है, वो आपका पर्दन के दर से काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो तल्ली अपर्दन भी हो रहा और उठ भी रहा, क्लियर, और उठने का दर जो है काफ़ी फास्ट है। लेकिन इन दोनों के रिलेटिव सिचुएशन को आप सोचिए कि मान लीजिए अपर्दन नहीं होता, शून्य होता, है ना। मान लीजिए कि ये आपका है, ये एक बॉडी है, फुल बॉडी है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका नदी घाटी का पॉइंट, अपर्दन यहाँ पर नहीं हो रहा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, उसको आप उठा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तब एच तो आपका क्या होता, बढ़ता, सिंपल, और ये जो है आपका RH फिक्स रहता, मान रहे हैं ना, क्योंकि वो केवल उठ रहा और अंदर तो गड्ढा हो नहीं रहा नदी का तल्ली में, तो RH फिक्स रहता है। अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल कंडीशन, जो पेंका ने कहा था, ये जो है आपका वास्तव में बढ़ रहा है, ठीक है, साथ में उठ भी रहा है ना। तो ये जो RH है क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। पूरा कंप्लीट बॉडी उठ रहा और वो जो सेक्शन है उसका गहराई जो है बढ़ रहा है, तो रिलेटिव हाइट जो कि नदी का तल्ली और जल विभाजक का हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बढ़ेगा। इट मीन्स आफस्ती जिंडे इटम कुलुंग में जो है आपका RH भी बढ़ता है और AH भी बढ़ता है। क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट को यहां पर समझ लीजिए। सेकेंड पार्ट को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा, क्लियर, 3 स्पष्ट पार्ट में बांटा। पहला जो था बढ़ती दर से विकास, समान दर से विकास, ग्लिक फार्मिंग इंटरकुलुंग को 3 पार्ट में पेंक ने बांटा है। तीसरा जो है घटती दर से विकास, यहां पर देखिए जो पहला है ना, एक चीज यहां दिमाग में सेट कर लीजिएगा, रिलेटिव हाइट जो है वो फिक्स रहेगा, क्लियर। इस सेक्शन में रिलेटिव हाइट, यहाँ पर रिलेटिव हाइट बढ़ेगा, यहाँ रिलेटिव हाइट फिक्स रहेगा, यहाँ रिलेटिव हाइट घटेगा, क्लियर। और यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट बढ़ेगा, इस सेक्शन में एब्सोल्यूट हाइट पहले बढ़ेगा, है ना, इतना दूर, फिर एब्सोल्यूट हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फिर एब्सोल्यूट हाइट घटेगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट में 3 टाइप का चेंजिंग आता है, यहाँ एब्सोल्यूट हाइट जो है घटेगा। यानी कि जो 3 पार्ट है, ये पहला पार्ट जो है इधर से प्रभावित होता है एब्सोल्यूट हाइट, क्लियर, और बीच वाला पार्ट जो आदर्श सिचुएशन है कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और जो इधर का पार्ट है इधर से इफेक्टेड होता है एब्सोल्यूट हाइट, यानी कि यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। यहाँ पर आइए सेकेंड में, है ना, ग्लिक फार्मिंग इंटरकुलुंग, तो ये तीनों पार्ट का नाम मैंने लिख दिया है, बढ़ती दर से, समान दर से, घटती दर से। जो कंसेप्ट मैंने बताया है नोट्स में भी है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो 3 पार्ट है इसमें बस ध्यान रखिएगा, रिलेटिव हाइट फिक्स होता है और
एब्सोल्यूट हाइट यहाँ बढ़ता है, यहाँ समान दर से रहता है, और यहाँ पर जो है घटता है। तब यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट क्यों बढ़ता है? तो एब्सोल्यूट हाइट इसलिए बढ़ता है, जो आपका उत्थान का दर था, जो तीव्र गति से दर था, तो तीव्र गति का अर्थ क्या हुआ कि उत्थान का जो आपका उठ रहा है उसके अपेक्षा कटिंग जो है स्लो हो रहा था, है ना, अपहस्ते जिंडे इटिम कलुंग में। और यह प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी जारी रहता है। क्लियर? जो प्रक्रिया यहाँ था तो यहाँ भी जारी रहता है। क्लियर? यही कारण है कि यहाँ पर उत्थान का दर जो है, उठने का दर जो है कटिंग के दर से ज़्यादा है, इसलिए वो ऊंचा उठता है। जब ऊंचा उठेगा तो आपका एच जो है यहाँ पर भी अप होता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है अगला राउंड में क्या होता है, जो उठने का दर है और जो कटिंग का दर है दोनों बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो बढ़ता नहीं है, इसीलिए एच जो होता है एब्सोल्यूट हाइट जो है आपका फिक्स हो जाता है, नहीं बढ़ता है, आर एच की तरह फिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अपर्दन का शक्तियाँ जो हैं यहाँ से इसका तीसरा लेवल से हावी हो जाती हैं, और जो उत्थान हो रहा था स्पीडली से, अभी भी उत्थान हो रहा है, लेकिन अपर्दन जो है उससे ज़्यादा फास्ट होने लगता है, इसलिए यह डाउन हो जाता है। तो यहाँ कैसे दिखाना है, जो जल विभाजक और ये लोअर कर्व के बीच आपको कैसे दिखाना है, इसको ध्यान से देखिए। पहले आपका उत्थान हावी था, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, और उसके बाद उत्थान और अपर्दन बराबर हो गया, उसके बाद अपर्दन हावी हो गया। ठीक है, तो ये दिखना चाहिए परीक्षक को, आप जब भी दिखाएंगे। ओके, यहाँ उत्थान जो है बढ़ रहा, यहाँ उत्थान स्थिर हो गया, यहाँ उत्थान पर अपर्दन हावी हो गया, इसीलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट जो है वो बढ़ता ही जाता है, यहाँ एब्सोल्यूट हाइट फिक्स हो जाता है, यहाँ एब्सोल्यूट हाइट डाउन हो जाता है। क्लियर? यहाँ कैसे दिखाना है, हल्का ऊपर, पूरा एकदम सीधा, हल्का नीचे। क्लियर? यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, रिलेटिव हाइट क्यों फिक्स रहता है। तो यहाँ पर शिखर का अपर्दन और जो घाटी का अपर्दन है वह समान दर से हो रहा है। ठीक है, शिखर का भी अपर्दन, घाटी का अपर्दन समान दर से इस अवस्था में होता है, इसलिए जो शिखर और घाटी का जो डिफरेंस है वो पूरे इस पीरियड में जो है आपका फिक्स रहता है, इसलिए आर एच भी फिक्स रहता है। उसके बाद तृतीय लेवल में आते हैं, है ना। यहाँ पर जो है घाटी का अपर्दन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्लियर? लेकिन ये जो है तेजी से डाउन होने लगता है। क्लियर? इसका परिणाम क्या होता है कि जो आपका एब्सोल्यूट हाइट है वो आपका तेजी से डाउन होने लगता है, तो एच भी डाउन होगा। क्लियर? जो मैंने बताया था। और ये तो आपका अपर्दन स्लो हो गया है, लेकिन ये जो है आपका वो तेजी से डाउन होता है। क्लियर? तो ये भी जो है आपका घटने लगता है। क्लियर? तो आर एच भी घट जाता है। बस आर एच और एच को आप अगर स्पष्ट कर पाते हैं तो पेंका डेविस को दोनों को आप स्पष्ट कर पाते हैं, और बाकी जो भी गुण है तीनों अवस्थाओं में वो दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ का नाम जो है आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अंत में जो इन्होंने कहा था, छोटे छोटे जल विभाजक, ठीक है, तो ये जो जल विभाजक का ढाल है इसको गुरुत्व ढाल या वात्सचुंजेन की संज्ञा पेंका ने दी। और ये जो अंदर का पार्ट है इसे होल्डेनहैंग वाष्प ढाल की संज्ञा इन्होंने दी। और इनका कहना था पेंका का, धीरे धीरे होल्डेनहैंग जो है, धीरे धीरे होल्डेनहैंग क्या होता है, वो जो गुरुत्व ढाल है उसको पीछे ठेलता जाता है, जिसे समांतर निर्वर्तन कहा गया। ठीक है, पैरेलल रिट्रीट, तो पीछे उसको जो है पुश करता जाता है। क्लियर?
धीरे धीरे उसका अस्तित्व जो है समाप्त होने लगता है। छोटा मोटा जो पहाड़ी के रूप में जल विभाजक है, जिसका ढाल को गुरुत्व ढाल वात्सुंजन उन्होंने कहा। और अंत में जो छोटे छोटे कठोर सेल बच जाते हैं, जिसे डेविस ने मोनाडोनाक कहा था, उसे इन्होंने कहा इनसेल वर्ग, क्योंकि ऐसी संरचनाओं को जर्मनी में इनसेल वर्ग कहा जाता है, इसलिए इन्होंने इनसेल वर्ग कहा, है ना। जब भी आप तुलना करेंगे डेविस और पेंका के बीच में, है ना, तो पहला तो इनका जो अलग अलग नाम था उसको तुलना करना है। समय को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, भौगोलिक चक्र उन्होंने कहा था। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल साइकिल कहा था पेंका ने। उसके बाद आपको समय को इन्होंने वैल्यू नहीं दिया था। उसके बाद जो है आपका इनका जो डिफरेंस था एंड्रम्फ और प्रायरम्फ और एंड्रम्फ, उसके बारे में आपको बताना है। उसके अलावा तीनों अवस्थाओं के बारे में जो डिफरेंस है वो बताना है। RH और AH, है ना, रिलेटिव हाइट एंड एब्सोल्यूट हाइट किस तरीके से चेंजिंग होते हैं उसको बताना है। इन्होंने अपर्दन और उत्थान को महत्व दिया था, उसके दर के बीच के रिलेशन को महत्व दिया था, उसको बताना है। जबकि उन्होंने कहा था डेविस ने कि वह स्ट्रक्चर, प्रोसेस, है ना, SPT एंड टाइम का प्रतिफल होता है, फंक्शन होता है किसी भी क्षेत्र का लैंडस्केप। क्लियर? तो यहाँ पर बस इतना ही समझना है आपको। शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ एक बार और, कि शुरू में जो है धीमी गति से उत्थान होता है, फिर तीव्र गति से उत्थान होता है। जैसे उत्थान होता है अपर्दन क्रियाएं जो हैं हावी हो जाती हैं। उत्थान हो रहा है, इट मीन्स एब्सोल्यूट हाइट बढ़ेगा। गर्तन हो रहा है ना, अंदर की ओर गड्ढा हो रहा है और इधर भी बढ़ रहा है ना, और ऊपर अपर्दन हो नहीं रहा, यहाँ अपर्दन होने लगता है ऊपर भी। क्लियर? यही डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर भी अपर्दन हो रहा है, यहाँ ऊपर अपर्दन नहीं हो रहा है ना। तब ये जो आपका है नीचे की ओर गड्ढा हो रहा है, यहाँ अपर्दन नहीं हो रहा है, जो मैं समझा चुका हूँ। तो रिलेटिव हाइट भी बढ़ेगा। यहाँ रिलेटिव हाइट फिक्स होता है, यहाँ रिलेटिव हाइट कम होता है। सिंपली बात कीजिए, रिलेटिव हाइट यहाँ बढ़ता है, यहाँ फिक्स होता है, यहाँ कम होता है। और एब्सोल्यूट हाइट यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर तीनों टाइप का होता है एब्सोल्यूट हाइट, है ना। तो एब्सोल्यूट हाइट इसलिए यहाँ पर बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर अपर्दन का दर जो है कम होता है फर्स्ट राउंड में, है ना, और उत्थान का दर ज़्यादा होता है। यहाँ अपर्दन दर, उत्थान दर दोनों समान होता है। यहाँ पर उत्थान दर जो है डाउन हो जाता है, अपर्दन दर हावी हो जाता है। और जहाँ तक कि गहराई RH जो है फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि अपर्दन दर जो शिखर का है और ये घाटी का अपर्दन दर है, दोनों समान होता है, इसलिए रिलेटिव हाइट जो है बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 लेवल में आपका इम्पोर्टेंट है कि पहले ऊंचा दिखाना है, फिर बराबर, फिर डाउन, है ना, उस चीज़ को चेक करेगा परीक्षक। उसके बाद ये तेज़ी से डाउन होता है, तो सिंपल है, आपका एब्सोल्यूट हाइट जो है डाउन होगा। एब्सोल्यूट हाइट जब आपका डाउन होगा, ठीक है, और अपर्दन नीचे हो नहीं रहा ज़्यादा, तो इस स्थिति में ये भी डाउन होने लगता है, RH भी डाउन होने लगता है। लास्ट में कुछ कठोर चट्टान जो हैं वो इनसेल वर्ग के रूप में आपको दिखते हैं। तो इसका प्रश्न भी मैंने आपको अच्छी तरह से दे दिया है, उस पर मेहनत कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब